हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूहानी और धानी रिश्ते में तो देवरानी और जेठानी थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। एक तरफ जहाँ रूहानी घर की बड़ी होने के नाते समझदार और जिम्मेदार थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी देवरानी बहुत ही घमंडी और लालची थी। रूहानी अपनी देवरानी की लालच की आदत से बखूबी वाकिफ थी, जिसके चलते वो कई बार उसके लालच के लिए उसे टोकती भी थी। लेकिन धानी पर अपनी जेठानी की बातों का कोई असर नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय उनकी सास कामनी अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, बहुओं, अभी थोड़ी देर में पड़ोस की कुछ औरतें तुम दोनों से मिलने आ रही है। देखना उनके चाय नाश्ते में कोई कमी ना होने पाए। जी माँ जी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों सब देख लेंगे। लेकिन माँ जी, शादी में आपकी पड़ोस की औरतों ने हमें देखा नहीं है या मिली नहीं है, जो अब दोबारा से आ रही है। टाइम वेस्ट है माँ जी सब। छोटी बहू, तुझे क्यों परेशानी हो रही है मेरे पड़ोसियों से? जब उनके यहाँ कोई नई बहू आती है तो वो लोग मुझे भी बहू देखने के लिए बुलाते हैं, तो अगर मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी तो उनको बुरा नहीं लगेगा क्या? जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। सब लोगों को नई दुल्हनों को देखने का शौक होता है। क्या जेठानी जी, आप भी ना जब देखो माँ की तरफ ही बोलती रहती हैं। क्या सही कह रही हैं वो। देखिए माँ जी, ये काम और खातिरदारी मुझसे नहीं होने वाली है लोगों की। मुझे खातिरदारी करवाने की आदत है, करने की नहीं। मुझे पता है तुझसे काम कैसे करवाना है। ठीक है बहू, तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। मैं सिर्फ बड़ी बहू को सबसे मिलवा दूंगी। जो गिफ्ट और पैसे मिलेंगे वो सिर्फ इसे ही मिलेंगे। क्या बात कर रही है माँ जी? पड़ोस की औरतें गिफ्ट भी लेकर आ रही है हमारे लिए? हाँ बहू, क्योंकि ये मुंह दिखाई की रस्म होती है और औरतें खाली हाथ कैसे आएंगी। इतने सारे गिफ्ट मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, वो भी फ्री में। और क्या चाहिए? तो फिर ठीक है माँ जी, जेठानी जी सही कह रही हैं। ठीक है, फिर दोनों जाकर काम में लग जाओ। थोड़ी देर में औरतें आती ही होंगी। गिफ्ट और पैसे की लालच में धानी भी अपनी जेठानी रूहानी के साथ मिलकर मेहमानों के स्वागत की पूरी तैयारी करके तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी औरतें कामनी के घर आती हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उनके सामने आती है और थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई का फंक्शन शुरू हो जाता है। तभी उन सभी पड़ोसियों में से उसकी एक मालती नाम की पड़ोसन दोनों बहुओं को चेहरा देखकर बोलती है, क्या बात है कामनी, बहुएं तो तुम दोनों ही टक्कर की लाई हो। एक से बढ़कर एक सुंदर है दोनों की दोनों। वो तो होंगी ही। जब मेरे बेटे सुंदर है तो बहुएं तो सुंदर आएंगी ही ना। हाँ, ये बात सही है तुम्हारी, लेकिन जल्दी सबकी अच्छी जोड़ियां नहीं बनती हैं, जैसे तुम्हारी बहुओं और बेटों की बनी है। हाँ मालती बहन, ये बात तो तुमने सही कही। ये सब किस्मत की बातें हैं। कामनी और मालती की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ा कामनी का बड़ा बेटा पुनीत सुन रहा होता है, जिसके बाद वो वहाँ आता है और कहता है, आंटी जी, वैसे देखा जाए तो किस्मत तो इन लोगों की अच्छी है जो इन्हें हमारे जैसे पति मिले हैं। मैं भी वही बोल रही हूँ बेटा, दोनों की किस्मत अच्छी है। वैसे तुम्हें याद नहीं है शायद, लेकिन ये फंक्शन औरतों का है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तो जा ही रहा था, बस आप लोगों की बात सुनी तो बोलने से रह नहीं पाया। हमारी भी तो कोई इज्जत है। जब देखो इन लड़कियों की तारीफ करते रहते हैं, हम लड़कों की भी कभी तारीफ कर लेनी चाहिए। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा बेटा तूने। हाँ ठीक है बेटा, मान ली तेरी बात। इनकी किस्मत अच्छी है जो तुम जैसे पति मिले इनको। बस अब खुश। हाँ, ये हुई ना बात। अब ठीक है माँ, मैं ऑफिस चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ, बाय। पुनीत इतना कहकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद फंक्शन खत्म होने के बाद सभी औरतें भी अपने घर चली जाती हैं, जिसके बाद रूहानी अपने सारे गिफ्ट और पैसे हॉल में ही छोड़कर किचन के कामों में लग जाती है और धानी अपनी जेठानी के पैसे और गिफ्ट देखकर अपने मन में कहती है, जब काम हम दोनों ने बराबर किया है तो चीजें भी तो हम दोनों को बराबर मिलनी चाहिए ना। लेकिन इन पड़ोस की औरतों ने हमारे साथ भी धोखेबाजी करी। जेठानी जी बड़ी हैं तो उनको ज्यादा पैसे, बड़ा गिफ्ट दिया है। मैं छोटी हूँ तो मुझे कम पैसे और छोटा गिफ्ट दिया है। एक काम करती हूँ, थोड़े पैसे और गिफ्ट जेठानी जी से चुरा लेती हूँ। इनको कौन सा पता चलेगा। धानी इतना कहकर अपने लालच के चलते रूहानी की मुंह दिखाई की गिफ्ट और पैसे चुरा लेती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है, लेकिन धानी के लालची स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता है। तभी एक दिन शाम के समय कामनी अपनी अलमारी से अपने कुछ खानदानी गहने निकालकर उन्हें देख रही होती है। तभी उसकी बड़ी बहू
रूहानी उसके लिए चाय लेकर आती है और कहती है, माँ जी आज आप शाम की चाय के लिए नीचे नहीं आई, इसलिए मैं ऊपर ही ले आई। अच्छा किया बहू, वो मैं अपने खानदानी गहने देखने में लगी थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। गहने तो बहुत सुंदर है माँ जी। वो तो होंगे ही बहू, खानदानी जो है। साथ ही ये मेरे सास की निशानी है, उन्होंने अपनी बहू को दी थी, मैं अपनी बहू को दूंगी। सोच रही हूँ जो अपने गांव की बुआ की लड़की की शादी है उसमें तुम लोग यही गहने पहन लेना। जी माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। आप चाय पी लेना, मैं चलती हूँ, खाने की तैयारी करनी है। रूहानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद धानी अपनी सास के कमरे के आगे से गुजर रही होती है कि तभी उसकी नजर गहनों पर जाती है और वो रुककर कमरे के अंदर आती है और अपनी सास को सोया हुआ देखकर उन गहनों में से कुछ गहने चुपचाप चुराकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी बड़ी बहू रूहानी दोबारा अपनी सास के कमरे में आती है और कहती है, माँ जी आप ऐसे ही गहने देखते देखते सो गई। चलिए खाना खा लीजिए, आप गहनों को मैं रख देती हूँ। बहू ये गहने कुछ कम है या मुझे ही लग रहे हैं? ऐसा लगता है देखते देखते कम हो गए हैं। क्या माँ जी, आप बिना कुछ भी सोच रही है। चलिए खाना खा लीजिए। कुछ समय बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कामनी अपनी दोनों बहुओं के साथ साड़ियाँ खरीदने के लिए साड़ियों की शॉप पर जाती है, जहाँ सुंदर और महंगी साड़ियाँ देखकर धानी की नीयत खराब हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, यार कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, देखकर मन कर रहा है सारी की सारी उठा ले जाऊं। वैसे भी इस शॉप पर इतनी भीड़ है, अगर मैंने कुछ साड़ियाँ चुरा भी ली तो क्या पता चलेगा, इतनी बड़ी शॉप है। कौन सा इन्होंने गिन कर रखी होंगी साड़ियाँ। माँ जी एक से ज्यादा दिलवाने वाली नहीं है। धानी इतना कहकर अपने खरीदी हुई साड़ियों के साथ कुछ और साड़ियाँ चोरी करके अपने बैग में रख लेती है और जैसे ही वो साड़ियों का बैग लेकर आगे बढ़ती है, उसका पैर मुड़ जाता है और सारी साड़ियाँ बाहर गिर जाती हैं। ये देखकर दुकानदार कहता है, क्या बात है बहन जी, 4 साड़ियों का दाम देकर 10 साड़ी लेकर जा रही हो। देखने में तो आप लोग शरीफ लग रही थी, लेकिन आप लोग तो साड़ी चोर निकली। दीजिए मेरी साड़ी वापस और ले लीजिए अपने 4 साड़ियों का दाम। मुझे आप जैसे चोरों को कुछ नहीं बेचना है। अरे भाई साहब गलती से आ गई होगी, हमें भी नहीं चाहिए आपकी साड़ी। आपको देगा ही कौन अपनी दुकान का सामान। लोगों के सामने अपनी सास का तमाशा बनते देखकर रूहानी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सास और देवरानी को लेकर चुपचाप घर आ जाती है, जिसके बाद वो धानी से कहती है, आज तुम्हारी लालच के चलते पूरी मार्केट के सामने माँ जी का मजाक बन गया। अभी तक मैं चुप रही, लेकिन अब नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुमने अपने लालच के चलते मेरी मुंह दिखाई के पैसे चुराए? मुझे नहीं पता है। या तुमने माँ जी के गहने चुराए? मुझे नहीं पता है। लेकिन आज तुमने अपने लालच के चलते चोरी भी की। शर्म आनी चाहिए। अपनी ना सही माँ जी का तो सोच लिया होता। जेठानी जी आपको सब पता था, लेकिन फिर भी आपने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप लोगों को इतना शर्मिंदा होना पड़ा और बाहर के लोगों का इतना सुनना पड़ा। मैं आप लोगों से दिल से माफी मांगती हूँ। इस तरह धानी अपनी लालच में आकर की गई गलतियों के लिए अपनी सास कामनी और जेठानी रूहानी से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। साथ ही अपनी लालच करने वाली आदत को छोड़ने का वादा भी करती है। निशी अपनी भाभी के कमरे से गुजर ही रही होती है कि आमना को फोन पर बातें करता देखकर वो वहीं रुककर उसकी बातें सुनने लगती है और आमना कॉल पर बोलती है, क्या बताऊँ माँ, मेरा तो खून चूस रखा है इन घर वालों ने। कभी सासू माँ आवाज लगाती है, कभी उनकी बेटी हुक्म चलाती है। 2 मिनट कहीं मुझे सुकून से नहीं बैठने देते। ये सब सुनकर फट से निशी कमरे में आकर आमना का फोन लेकर बोलती है, हाँ आंटी जी, 2 मिनट सुकून से बैठने नहीं देते, लेकिन आराम से फोन पर हमारी चुगलियाँ करने के लिए पूरा समय देते हैं हम भाभी को। वो क्या है ना, सुकून मिले ना मिले, चुगलियाँ करने का टाइम तो मिलना ही चाहिए। और हेलो आंटी, लो फोन ही रख दिया। दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? ये मेरे कमरे में घुस आई और फिर फालतू बातें करने लगी। फालतू ही सही, कम से कम आपकी तरह घर वालों की चुगली तो नहीं करती। चुगली लगता है? सच में क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर ही नहीं है। अरे कुछ भी अंट-शंट बके ही जा रही हो। और तुम्हें कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो बिन बादल बरसात मेरे कमरे में आ टपकती हो। काम
36 काम है मुझे। आपकी तरह फोन पर खुसर फुसर करने का टाइम नहीं है मेरे पास। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही तुम? मेरा मुंह जो चाहे बोलूं, क्यों दिक्कत हो रही है आपको? उनकी बहस चल ही रही होती है कि उनकी आवाज सुनकर आमना की सास मंगला वहाँ आकर बोलती है, हाय हाय, सुबह सुबह क्यों चिल्लम चिल्ली लगा रखी है तुम ननद भाभी ने? सासू माँ देखिए ना, निशी बिना मतलब ही मुझसे बहस करे जा रही है। ओ भाभी, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो बिना बात के आपसे बहस करूं। माँ, पता है भाभी अपनी माँ से फोन पर हमारी चुगली कर रही थी। बताइए, आपकी बेटी चोरी छुपे मेरे कमरे में मेरी बातें सुन रही है। हाय हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अपने मायके वालों से बात करना भी दुर्भर कर दिया है इन्होंने तो। माँ, नौटंकी देख रही हो ना भाभी की? चुप, देख रही हो ना सासू माँ? एकदम चुप। खबरदार जो दोनों के मुंह से एक और शब्द निकला तो कब से काए काए कर एक दूसरे से लड़ी जा रही हो। अरे इतना तो दो सतीली बहनें भी नहीं लड़ती जितना तुम ननद भाभी लड़ती हो। मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसका भी कोई लिहाज नहीं रहा दोनों को। माँ, मेरे तो लड़ने वाले कर्म है नहीं, ये काम ही ऐसा करती हैं कि मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता। हाँ हाँ, मैं ही तो हूँ लड़ाकू विमान। मैं ही तो लड़ती हूँ जानबूझकर और तुम्हें न्योता देती हूँ, आओ मेरी प्यारी ननद, आकर मुझसे लड़ो। अरे फिर दोनों बहस करने लगी। निशी, चल निकल अपने कमरे में तू। अपनी माँ के कहने पर निशी वहाँ से चली जाती है और आमना भी मुंह बनाते हुए फोन चलाने लगती है। थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर ननद भाभी के रिश्ते में होती है, लेकिन आमना और उसकी ननद निशी के बीच तो हमेशा लड़ाइयाँ ही होती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाती थी। और उनकी इस लड़ाई में बेचारी मंगला बड़ी दुखी रहा करती। एक दिन नाश्ते के समय निशी रोटियों को हाथ में उठाकर देखने लगती है और उसे ऐसा करता देख आमना बोलती है, ननन जी, ये रोटियां खाने के लिए बनाई है, ताड़ने के लिए नहीं। भाभी, ये क्या कच्ची पक्की रोटियां सेकी हैं? लगता है मन से नहीं बनाया खाना। हाँ, क्योंकि खाना मन से नहीं हाथों से बनाया जाता है। पर तुम क्या जानो, खुद कभी खाना बनाने बैठो तो पता चले। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? कम से कम खाने की टेबल पर तो शांत हो जाया करो। बहू, तू भी बैठकर खाना खा ले। नहीं सासू माँ, मेरा खाने का मन नहीं है, आप लोग ही खा लीजिए। बताओ, अपना बनाया खाना खाने का मन नहीं है? इससे तो साफ पता चलता है कि खाना बेहद बेस्वाद होगा। अरे ननन जी, तो क्या बड़ी बात हो गई? अगर आपको मेरे हाथ का बनाया खाना बेस्वाद लग रहा है तो खुद बना लिया करो ना खाना। मेरी भी थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी, मुझे एक इंसान का खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अरे क्यों बोल बोल कर मेरे सर का दर्द बढ़ा रही हो तुम दोनों? अब क्या सुकून से नाश्ता भी नहीं करने दोगी? एक के बाद एक चपर चपर किए जा रही हो। वही तो माँ, बिना कुछ सोचे समझे बस लड़ने बैठ जाती हैं दोनों। माँ, पता नहीं कैसे सहते हो आप इन ननद भाभी का झगड़ा। पता नहीं कौन से जन्मों की दुश्मनी लेकर पैदा हुई हो दोनों, कभी प्यार से बात करने की कोशिश भी नहीं करती। अब सासू माँ, जब सामने वाला करेले सी कड़वी बातें कर रहा है तो मैं रसगुल्ले की चाशनी कहाँ से लेकर आऊँ? और वैसे भी हूँ तो मैं इनकी बड़ी भाभी, इनको मेरा मान सम्मान करना चाहिए। अरे मान तो दूर, ये मुझे अपना सामान ना दे। अरे तो मैं भी तो एक लौती ननद हूँ आपकी। भाभिया तो अपनी ननद को पलकों पर बैठा कर रखती हैं, पर आप तो मुझे खाने की टेबल से भी उठा देती हो। अरे पलकों पर बिठाने के कर्म भी तो होने चाहिए तुम्हारे। इतना बोलकर वो किचन में चली जाती है तो निशी भी पैर पटकती हुई अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। समय बीतता है और दोनों ननद भाभी का लड़ना बंद ही नहीं होता, लेकिन मंगला के गुस्सा करने पर दोनों अब उसके सामने लड़ना बंद कर देती है, जिससे मंगला को लगता है कि दोनों अब सुधर गई हैं। एक दिन मंगला अपनी बहू से कहती है, बहू, ये कुछ सामान की लिस्ट है। आज तू शॉपिंग करने जा ही रही है ना, तो आते हुए ये सामान भी लेती आइयो। पर सासू माँ, मैं इतना सारा सामान अकेले कैसे उठा पाऊंगी? ये भी है, रुक मैं अभी निशी को बुला देती हूँ, वो सामान लाने में तेरी मदद कर देगी। निशी, ओ निशी, सुन तो जरा। हाँ माँ, बुलाया आपने? हाँ, अपनी भाभी के साथ जरा मार्केट तो हुआ। क्यों, अकेले जाने में इन्हें मौत आ रही है क्या? ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। हाय हाय, इसने तो हाँ कर दी, अब पूरे रास्ते इसे कैसे झेलूंगी? दोनों मंगला के सामने मुस्कुराती हुई साथ चली जाती है। मार्केट से सामान लेने के बाद दोनों घर आ रही होती है, जहां आमना के दोनों हाथ बैग से भरे होते हैं, तो वहीं निशी एक थैला पकड़े दूसरे हाथ से फोन चला रही होती है।
तभी आमना उससे बोलती है। अरे थोड़े बैग तुम भी पकड़ लो, सारी मजदूरी मुझसे ही करवाओगी क्या? भाभी, मैं क्या आपको नौकरानी दिखाई देती हूँ? तुम्हें सासू माँ ने मेरी मदद के लिए भेजा है। 1-2 बैग उठा लोगी तो तुम्हारा वजन नहीं घट जाएगा। घटेगा नहीं तो कुछ मिलेगा भी तो नहीं भाभी। वैसे इतने बैग उठाकर लेडी कुली लग रही हो आप। जरा वो गाना भी गा देना। क्या था? हाँ, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अच्छा, मैं कूली दिखाई देती हूँ? रुको तुम। इतना कहकर वो सारे बैग्स को जमीन पर पटकती है और निशी के बाल नोचने लगती है। निशी भी उसके बाल पकड़ लेती है और दोनों हाथापाई करने लगते हैं। ये सब वहाँ से गुजर रही उनकी पड़ोसन फुलवा देख लेती है और जाकर मंगला को आंखों देखा हाल सुनाते हुए बोलती है। बताओ, दोनों ननद भाभी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही थी। अरे घर में तो समझ आता है, लेकिन बीच सड़क पर इस तरह लड़ना, तौबा तौबा, बड़ी शर्म की बात है। फुलवा की बात सुनकर मंगला को बहुत गुस्सा आता है, पर वो करते भी क्या। रात को वो अपने बेटे से इस बारे में बात करते हुए कहती है। मुझे तो लगा था ये दोनों ननद भाभी सुधर गई हैं अब, पर इस फुलवा की बात सुनकर तो मैं दंग ही रह गई। इन दोनों का झगड़ा खत्म करने के लिए कोई तरकीब तो लगानी ही होगी। हाँ माँ, दोनों ननद भाभी के झगड़े का कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन निशी हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी आमना उसके हाथ से रिमोट लेकर चैनल चेंज कर देती है। तभी अपनी भाभी को घूरते हुए निशी बोलती है। भाभी, ये टीवी आपके दहेज में नहीं आया जिस पर आप अपना हक जमाओ। देखो, फालतू बहस तो करो मत तुम मुझसे। पूरे दिन में फ्री होकर अब मैं टीवी देखने बैठी हूँ, तो शांति से देखने दो मुझे। रिमोट दो मुझे आप। नहीं दूंगी। भाभी, रिमोट दे दो वरना ठीक नहीं होगा। जहाँ तुम हो ना, वहाँ ठीक तो कुछ वैसे भी नहीं होगा। नहीं दे रही रिमोट, जो करना है कर लो। आप ऐसे नहीं मानोगी। तभी निशी उससे रिमोट छीनने की कोशिश करती है। ऐसे ही खींचातानी में रिमोट जमीन पर गिरकर टूट जाता है। तभी आमना हाथ मसलते हुए निशी को एक जोरदार चाटा मारती है और निशी भी गुस्से में आकर उसके बाल नोचने लगती है। दोनों झगड़ने लगती हैं। तभी आमना बोलती है। चुड़ैल कहेगी, मैं तेरा कीमा बना दूंगी। जाओ जाओ, उससे पहले मैं आपकी चटनी बना दूंगी। ये सब क्या लगा रखा है? मंगला की आवाज सुनकर दोनों दूर हो जाती है। दोनों के बाल किसी उजड़े चमन जैसे बिगड़ जाते हैं। तभी मंगला निशी को झाड़ू और आमना को वाइपर पकड़ाकर सीटी बजा के बोलती है। अरे अरे, ये क्या कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे को नोच रही हो? लड़ना ही है तो चुड़ैल और डायनो की तरह हथियारों से लड़ो, अच्छे से लड़ो और जोर जोर से चिल्लाओ, ताकि पड़ोसियों को भी तो पता चले ना कि मंगला की बहू बेटी झगड़ा कर रही है। क्यों बेटा? हाँ माँ, सही कह रही हो। अरे क्या पगला गई हो क्या? क्या सही सही लगा रखा है? यहाँ हम दोनों लड़ रहे हैं और आप हमें रोकने के बजाय झाड़ू वाइपर देकर हमें अच्छे से लड़ने के लिए कह रही हैं। हाँ माँ, दिमाग तो ठिकाने पर है आपका। अरे दिमाग तो अब ठिकाने पर आया है। अब देखो, मैं तुम दोनों को रोकती रहती थी ना, पर मेरी बात तो तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ती थी। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि तुम तो बिना बात के लड़ती ही नहीं होगी, कोई बात तो जरूर होगी। इसलिए तुम ननद भाभी का झगड़ा देखकर मनोरंजन ही कर ले। लड़ो लड़ो। निशी, लगा एक झाड़ू बहू के। अरे अरे, शर्माओ मत, अच्छे से सूतो एक दूसरे को। उसकी बात सुनकर आमना और निशी को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों झाड़ू वाइपर फेंककर एक दूसरे के गले लगती है और मंगला से कभी ना लड़ने का वादा करती है। यूं तो चारों तरफ इस महामारी ने कोहराम मचाया हुआ है, पर इस नापाक घड़ी में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्यार की खुशबू से इस जहां को महकाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में से है तन्वी और राजीव। तन्वी दिल्ली शहर की रहने वाली एक जिंदा दिल लड़की थी। उसका बस एक ही सपना था, इंटीरियर डिजाइनर बनना। तो दूसरी तरफ राजीव, जो कि अपने में ही खोया रहता। राजीव मुंबई में पैदा हुआ था और तन्वी ने जिस कंपनी में अपना रिज्यूम सेंड किया था, राजीव उसी कंपनी का मैनेजर था। जब वो उसका रिज्यूम देखता है तो वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो उसे कॉल करके अपने ऑफिस बुलाता है।
अगले दिन तन्वी ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आती है। तन्वी ऑफिस देखकर सोचती है, वाह यार, ऑफिस तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। बस मुझे यहाँ के सीनियर्स और कलीग्स भी अच्छे मिल जाएं। तन्वी के ऑफिस पहुँचते ही उसका पैर स्लिप हो जाता है। इतने में ही पीछे से एक लड़का आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि राजीव ही होता है। वो उसे सीधा खड़ा करके उससे कहता है, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बाय द वे, अगर आप नहीं होते तो शायद जरूर कुछ हो जाता। अरे ऐसे कैसे? वैसे आपको यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। नहीं है क्या आप यहाँ इस ऑफिस में? जी एक्चुअली आज मेरा इंटरव्यू है इसी कंपनी में, और अगर मेरी जॉब फाइनल हो गई तो आप रोज मुझे इसी ऑफिस में देखेंगे। अच्छा, वेल ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। वैसे आप काफी मोटिवेशनल हैं। चलिए मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तन्वी वहाँ से निकलकर अपनी कस्टमाइज्ड लोकेशन पर पहुँच जाती है और सोचने लगती है, यार तन्वी, पता नहीं आज क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं। डोंट वरी, सब ठीक ही होगा। वैसे भी थोड़ी देर पहले उस इंसान ने भी तो यही कहा था ना कि इंटरव्यू मैं क्रैक कर ही लूंगी, तो फिर डर किस बात का। तन्वी अंदर जाती है। रूम में अपोजिट साइड चेयर करके एक आदमी बैठा हुआ था। उसे देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है। वो उसे इशारे से बैठने के लिए कहता है। तन्वी चेयर पर बैठ जाती है। वो टेबल पर रखी नेम प्लेट को देखती है। उस पर राजीव खन्ना का नाम लिखा होता है। फिर वो उस आदमी से हिचकिचाते हुए पूछती है, एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आप ऐसे ही मेरा इंटरव्यू लेंगे क्या? आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे ऐसे बैठने से? नहीं सर, वो बात नहीं है, लेकिन बस मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो मुझे इग्नोर करते हैं। आपको कोई कैसे इग्नोर कर सकता है मिस तन्वी? आप? जी हाँ, क्यों? आपको यकीन नहीं हो रहा? नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस आपको देखकर लगा नहीं था कि आप यहाँ के मैनेजर होंगे। तो क्या लगा था आपको, बताइए? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, आप डरिए मत, मैं तो मजाक कर रहा था। देखिए, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा सॉरी, आगे से नहीं होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ? सिलेक्ट तो आप तभी हो गई थी जब आप फिसल कर मेरी बाहों में आ गिरी थी। आप भी ना, कैसी बातें करते हैं। राजीव को तन्वी पहली ही नजर में भा जाती है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, उनके बीच की नजदीकियाँ और भी गहरी होती जाती हैं। तो वही कोरोना के चलते सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ता है, जिसके चलते तन्वी कुछ समय के लिए अपने घर दिल्ली चली जाती है। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, तन्वी मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। तो वहीं वो ऑफिस जाकर राजीव के बारे में पता करती है। तो ऑफिस का एक एम्प्लॉय उसे बताता है, मैम आप गलत जगह आई हैं उन्हें ढूंढने के लिए। आपका मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि राजेश सर ने ऑफिस छोड़ दिया है। उन्हें गए हुए 1 महीना हो गया है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें ऑफिस छोड़कर जाना पड़ा? मैम वो तो मैं नहीं जानता, पर हाँ, जाने से पहले उनकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। वो काफी कमजोर नजर आ रहे थे। अच्छा, और कुछ जानते हो तुम? या उन्होंने तुमसे कुछ कहा हो कि वो कहाँ गए हैं, किसके पास गए हैं, या फिर मेरे लिए ही कोई मैसेज दिया हो? सॉरी मैम, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके लिए उन्होंने ये जरूर कहा था कि आपके सिवा उनकी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई और ना ही कोई आएगी। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। राजीव, तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? तन्वी उसे रोती रोती हर जगह तलाशती, पर राजीव उसे कहीं नहीं मिलता। वो तो उसको ये भी नहीं बता पाती कि वो उससे कितना प्यार करती है। तन्वी को कई दिन हो जाते हैं राजीव को ढूंढते ढूंढते। अब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी, पर दिल में कहीं न कहीं ये यकीन जरूर था कि वो राजीव से जरूर मिलेगी। एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि अगर तुम राजीव से मिलना चाहती हो तो कल सुबह मलाड पहुंच जाना। तन्वी बिना कुछ सोचे समझे उस मैसेज के अकॉर्डिंग अगली सुबह उसी जगह पहुंच जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि उस जगह पर उन लोगों को रखा गया है जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। उन लोगों को देखकर तन्वी की आंखें भर आती हैं।
वो उन लोगों को देख ही रही होती है कि उसकी नजर राजीव पर पड़ती है। वो उसके पास दौड़कर जाती है, लेकिन वो उसे छू नहीं सकती क्योंकि उन लोगों को क्वारंटाइन रखा गया था। उन दोनों के बीच एक ग्लास की दीवार थी जो कि मीलों दूरी जैसी लग रही थी। तभी तन्वी राजीव से पूछती है, ये सब कैसे हो गया राजीव? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्या बताता मैं तन्वी, मैं तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहता था। अगर तुम्हें भी कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। इतना पराया समझ लिया तुमने मुझे। एक बार अपनी इस तबीयत के बारे में मुझे बताना मुनासिब भी नहीं समझा। ऐसा नहीं है तन्वी, तुम नहीं जानती मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। हर पल तुमसे दूर जाने का डर लगा रहता है। मैंने तो यहाँ तक मान लिया था कि शायद अब मैं तुम्हें कभी देख भी ना पाऊँ। ऐसे मत बोलो प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अभी तो हमें पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है। ये मुमकिन नहीं है तन्वी। देखो तुम कुछ भी मत बोलो, बस चुपचाप शांति से खड़े रहो। तन्वी उससे बात कर ही रही होती है कि इतने में राजीव बेहोश होकर वहीं नीचे गिर जाता है। तन्वी बहुत घबरा जाती है। वो डॉक्टर को ढूंढने लगती है। जैसे ही वो डॉक्टर को लेकर उसके पास पहुंचती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राजीव की सांसें थम जाती हैं। वो डॉक्टर को उसे देखने के लिए कहती है, डॉक्टर देखिए ना इन्हें, पता नहीं क्या हो गया। जी अभी देखता हूँ। डॉक्टर उसकी नब्ज को चेक करते हैं, पर वो चल नहीं रही होती। उसकी सांसें अब हमेशा के लिए रुक चुकी होती हैं। तभी डॉक्टर तन्वी को बताते हैं, देखिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब ये नहीं रहे। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर आप दोबारा देखिए प्लीज एक बार दोबारा चेक कीजिए प्लीज डॉक्टर। देखिए मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, पर आपको भी समझना होगा ये अब जा चुके हैं, इनका इलाज अब नहीं किया जा सकता। डॉक्टर्स ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तन्वी वहाँ उसकी लाश को बाहर से ही देखकर रोती रहती है। थोड़ी देर बाद 2 कंपाउंडर आते हैं और राजीव की बॉडी को उठाकर ले जाते हैं। तन्वी उसकी बॉडी तक को अपने साथ नहीं ले जा पाती इस बीमारी के कारण। डॉक्टर बॉडी को घर वालों को भी नहीं देते। इस कारण तन्वी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। कुछ लोग उसके पास आकर उसे सांत्वना देते हैं और उसे घर जाने के लिए कहते हैं। तन्वी वहाँ से रोती हुई अपने घर लौट जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।